हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास के लास्ट टॉपिक में हम पढ़े थे टाइप ऑफ बीम, जिसमें हम देखे थे बीम छड़ डालने के अनुसार दो तरह से होते हैं, सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम और डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। जब रेनफोर्समेंट को सिर्फ टेंसाइल जोन में डालते हैं, रेनफोर्समेंट मतलब मेन बार को, जब मेन रेनफोर्समेंट को या मेन बार को सिर्फ टेंसाइल जोन में डालते हैं तो उस बीम को कहते हैं सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। और जब मेन बार को टेंसाइल जोन के साथ साथ कंप्रेशन जोन में भी डालते हैं तो उसे कहते हैं डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। आज हम शुरू करेंगे, आज हम स्ट्रेंथ निकालेंगे किसका, सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम का। तो लिखेंगे एनालिसिस ऑफ, दिख रहा है ना, ठीक है, क्या लिखेंगे, एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। ठीक है, सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम, रेनफोर्समेंट को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम का एनालिसिस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका बीम, भाई ये रहा आपका बीम, देखिए ये क्या रहा आपका बीम का 3D। हम किधर से देखेंगे, इधर से क्रॉस सेक्शन देखेंगे। जब हम इधर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, हमको ये चीज़ दिखेगा। जब इधर से देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन दिखेगा कि नहीं दिखेगा, क्रॉस सेक्शन इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही दिखेगा ना जब इधर से देखेंगे तो, जी सर ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, ये हो गई बीम की चौड़ाई B। ठीक है, ये हो गया बीम की गहराई कैपिटल D। ठीक है, देखिएगा यहाँ हम छड़ डाल रहे हैं, भाई नीचे टेंसाइल जोन में ही छड़ डालना है, और सिंपली सपोर्टेड बीम का जो टेंसाइल जोन होता है नीचे ही होता है। ऊपर से लेकर यहाँ तक तो को हम कहते हैं स्मॉल d, छड़ के सेंटर तक, और छड़ के सेंटर से लेकर नीचे तक को कहते हैं इफेक्टिव कवर, EC है भाई, क्या है, इफेक्टिव कवर है। ठीक है, और इसी में कहीं क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस होगा, यहीं कहीं क्या होगा आपका न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा, कहीं ना कहीं इन्हीं ऊपरी लेयर और निचली लेयर के बीच में क्या मिलेगा, न्यूट्रल एक्सिस। और इसे क्या कहेंगे, AST कहते हैं, इसे क्या कहेंगे हम, AST कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम कैपिटल D क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटल D, जिसे हम कहते हैं टोटल डेप्थ। सबसे पहले हम देखेंगे टोटल डेप्थ क्या होता है, कैपिटल D। ठीक है, क्या देखेंगे भाई, टोटल डेप्थ क्या होता है, कैपिटल D। देखिएगा, बीम के ऊपरी सिरे से लेकर निचले सिरे तक की बीच की जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं कुल गहराई। क्या होता है भाई, बीम के ऊपरी सिरे से लेकर निचले सिरे तक के दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, कुल गहराई। ठीक है, यानी डिस्टेंस बिटवीन टॉप मोस्ट लेयर एंड बॉटम मोस्ट लेयर। ठीक है, यानी बीम के ऊपरी सिरे यानी ऊपरी एकदम कहेंगे लेयर तथा निचले लेयर के बीच का दूरी क्या कहलाता है भाई, टोटल डेप्थ कहलाता है। चलिए, दूसरा होता है इफेक्टिव कवर। क्या लिखते हैं भाई, इफेक्टिव कवर लिखते हैं। ठीक है, इसे हम EC से दिखाएंगे। वैसे इफेक्टिव कवर को कोई सिंबल नहीं है दर्शाने का। ठीक है, यानी प्रभावी आवरण। क्या होता है भाई, प्रभावी आवरण होता है। क्या होता है, प्रभावी आवरण। देखिए यहाँ इफेक्टिव कवर दिख रहा है, बीम के निचले सिरे से छड़ के केंद्र तक, है ना। देखिए बीम के निचले सिरे से छड़ के केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, इफेक्टिव कवर कहते हैं। बीम के निचले सिरे से छड़ के केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, इफेक्टिव कवर। ये बहुत काम आएगा ये सारी चीज़ें। फिर तीसरा आता है आपका इफेक्टिव डेप्थ। क्या आता है भाई, इफेक्टिव डेप्थ आता है, जो स्मॉल d मैक्सिमम यूज़ करेंगे। तो कुल गहराई में से, टोटल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर माइनस कर देते हैं। क्या भाई, टोटल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर, यानी स्मॉल d इक्वल टू कैपिटल D माइनस इफेक्टिव कवर। देख लीजिए, प्रभावी गहराई, इफेक्टिव डेप्थ मतलब प्रभावी गहराई, इफेक्टिव डेप्थ मतलब क्या होता है मेरे लाल, प्रभावी गहराई होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि ऐसा कह सकते हैं, प्रभावी गहराई क्या कहेंगे कि बीम के ऊपरी सिरे से छड़ के केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, इफेक्टिव डेप्थ, है ना।
बीम के ऊपरी सिरे से छड़ के केंद्र तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव डेप्थ कहेंगे। या फिर ऐसा कह सकते हैं कुल गहराई में से इफेक्टिव गहराई घटाने के बाद, है ना, कुल गहराई में से इफेक्टिव गहराई घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा इफेक्टिव डेप्थ। चलिए चौथा आता आपका क्लियर कवर। क्या आता है, क्लियर कवर। ठीक है, देखिए क्लियर कवर क्या होता है, क्लियर कवर क्या होता है, बीम के निचले सिरे से छड़ के निचले सिरे तक की दूरी, इसे कहते हैं सीसी, है ना। बीम के निचले, देखिए इफेक्टिव कवर क्या था, इफेक्टिव कवर क्या था कि बीम के निचले सिरे से छड़ के केंद्र तक की दूरी इफेक्टिव कवर था। लेकिन सीसी मतलब क्लियर कवर क्या है, क्लियर कवर क्या है, बीम के निचले सिरे से छड़ के निचले सिरे तक, है ना, बीम के निचले सिरे तक छड़ के सेंटर तक चले जाएंगे तो इफेक्टिव कवर हो जाएगा। बीम के निचले सिरे से छड़ के निचले सिरे तक की दूरी को क्या कहते हैं, क्लियर कवर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, क्लियर कवर कहते हैं। बताइए दिक्कत हो रहा है, नहीं, एनालिसिस है क्या है, कोई सारी चीज़ें हम इसमें पता कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा जो होता है एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। एरिया ऑफ क्या हो जाएगा आपका, टेंसाइल रेनफोर्समेंट हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया, सारी चीज़ें दिख रही है ना, वाह, थोड़ा भी उधर लिख देते तो नहीं दिखता। एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट क्या होता है कि बीम के तनन क्षेत्र में डाले गए छड़ के कुल क्षेत्रफल को, है ना, वो लिखा ही है एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, AST से दिखाते हैं। जिससे दिखाते हैं हम बता दें, टोटल डेप्थ को कैपिटल D से दिखाते हैं, एक इफेक्टिव कवर को किसी से नहीं दिखाते हैं, लेकिन हम EC से दिखाएंगे। इफेक्टिव डेप्थ को स्मॉल d से दिखाते हैं। क्लियर कवर का हम यूज ही नहीं करेंगे। एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट को AST से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं हम, AST से दिखाते हैं। तो बीम के तनन क्षेत्र में डाले गए छड़ के कुल क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। माना छड़ का क्षेत्रफल जो है, छड़ का जो डाया है, माना छड़ का डाया कितना है 5, तो AST क्या होगा, AST क्या होगा भाई, π/4 क्या हो जाएगा, π/4, काफ़ी जगह है नीचे ना, π/4 फाई का स्क्वायर इंटू n हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। AST क्या हो जाएगा, π/4 फाई का स्क्वायर इंटू n, तो π/4 फाई का स्क्वायर क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, और नंबर ऑफ बार n क्या है भाई, नंबर ऑफ बार है। आसानी से समझ आ रहा है, आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका ये समझना है। देखिए ये देखने में तो आसान लग रहा है, ये क्या चीज़ है, कुल गहराई, टोटल गहराई, इफेक्टिव गहराई, लेकिन ये इतनी काम की चीज़ है ना। आज के बाद थोड़ा इनका डाल, आज के बाद आप पढ़ेंगे पूरे RCC, तो स्मॉल d ना, इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव कवर साथ नहीं छोड़ने वाला। इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव कवर आपको हर जगह मिलेगा, हर एक फार्मूले मिलेगा भी, देखिएगा इसका कमाल। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। कौन सा टॉपिक है भाई अगला, हाँ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ बीम। आज से चैप्टर ख़त्म कर देंगे, थियरी, एक चैप्टर का थियरी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। हाँ, क्या कह रहे थे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ बीम, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ बीम क्या है आपका, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ बीम। ठीक है, अब समझिएगा बीम का क्या हम पढ़ेंगे, प्रतिबल विकृति आरेख। बीम का क्या पढ़ेंगे, प्रतिबल विकृति आरेख। ठीक है, ये हो जाएगा बीम का क्रॉस सेक्शन, ये क्या हो जाएगा मेरे लाल, बीम का क्रॉस सेक्शन। बताइएगा इसे क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं बी, इसे क्या कहेंगे, बी कहेंगे। यहाँ हम रीइंफोर्समेंट डाल दें, यहाँ हम क्या डाल देंगे, रीइंफोर्समेंट डाल देंगे, तो ऊपर से ए वाला गहराई क्या हो जाएगा, प्रभावी गहराई हो जाएगा, आ गया ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की गहराई को क्या कहते हैं हम लोग, कुल गहराई। क्या कहेंगे, कुल गहराई कहेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। इसी के बीच में है ना, इसी के बीच में कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा भाई, इसी के बीच में कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा, ये बात आप जानते हैं।
बहुत तगड़ा गर्मी हो रहा है, देख रहे हैं पसीना। बात है फैन ऑन नहीं कर सकते ना, आवाज़ आता है। ठीक है, आवाज़ तो नहीं आएगा लेकिन ये कैमरा ऐसा 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 हिलता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AST, ठीक है, और कुछ नहीं दर्शाना। चलिएगा, ये क्या है भाई, एक क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है। क्या है? क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, ठीक है, बीम का अनुप्रस्थ काट। सबसे पहले हम बनाएंगे स्ट्रेट डायग्राम। इस न्यूट्रल एक्सिस को आगे बढ़ा दीजिए, इस न्यूट्रल एक्सिस को क्या करिए, आगे बढ़ा दीजिए। देखिएगा, एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे। अब ठीक है, अब आप एजम्पशन नंबर सेकेंड याद करिए। हाँ, एजम्पशन नंबर उसको हम फर्स्ट लिखवाते हैं। चलिए, फर्स्ट और सेकेंड दोनों याद करिएगा। एजम्पशन हम कहे थे ना, एजम्पशन जाएगा बहुत आगे तक। देखिएगा, एजम्पशन क्या है कि जब किसी बीम की अनुप्रस्थ, यदि किसी बीम का अनुप्रस्थ काट नमन से पहले समतल है तो नमन के बाद भी समतल ही रहती है। अर्थात बीम के न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तथा नीचे विकृति न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तथा नीचे विकृति, याद आ रहा है, न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के समानुपाती होता है। ये तो हम बताया था। देखिएगा, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर, तो ऐसा हम बताए भी थे ना एक बार, न्यूट्रल एक्सिस त्रिभुजाकार मिलता है। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तथा नीचे विकृति न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के समानुपाती होता है। देखिए, ऐसा चला जाएगा नहीं जाएगा, नीचे भी आएगा ना, नीचे भी आएगा। लेकिन एजम्पशन एक और याद करिए, जो हम एजम्पशन नंबर फर्स्ट लिखवाए थे, कि टोटल टेंसाइल फोर्स को स्टील वहन करता है तथा कंक्रीट को टेंसाइल फोर्स से फ्री मानता है। तो टोटल नीचे क्या आएगा, टेंसाइल फोर्स आएगा, और कौन वहन करेगा, स्टील वहन करेगा। तो देखिएगा, स्टील के सेंटर तक ही हम रहते हैं, स्टील के सेंटर के नीचे नहीं जाएंगे, है ना, क्योंकि स्टील के सेंटर तक ही हमारा काम है, इसके नीचे नहीं, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, और ऊपर भी कुछ नहीं है ना, बस स्टील तक ही है। ठीक है, बस कहाँ तक है आपका, स्टील तक है। चीज़ें समझ आ रही है? इसे कहते हैं EC, यानी स्ट्रेन इन कंक्रीट। क्या कहते हैं मेरे लाल, स्ट्रेस इन कंक्रीट। और इसे क्या कहते हैं, ES, सिग्मा नहीं मेरे लाल, ES, स्ट्रेन इन स्टील। स्टील में, हाँ, इसे कहते हैं स्ट्रेन डायग्राम। क्या कहते हैं हम, स्ट्रेन डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेन डायग्राम कहते हैं। बताइए, ये चीज़ें समझ आई कि नहीं सर? स्ट्रेन विकृति और कैसे बना है, एजम्पशन से बना है। जब कोई, यदि किसी बीम का अनुप्रस्थ काट नमन से पहले समतल है तो नमन के बाद भी समतल रहता है, अर्थात न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तथा नीचे विकृति न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के समानुपाती होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेस डायग्राम। क्या पढ़ेंगे हम, स्ट्रेस डायग्राम। बड़ी आसान है सारी चीज़ें, ठीक है, यदि आप अच्छे से समझेंगे तो। अच्छे से समझने का मतलब क्या है कि एजम्पशन लिखवाए हैं, आप उसको कभी रिवीजन ही नहीं किए, तो फिर कहेंगे बताए थे क्या ये वाला चीज़ कि सभी लोड टेंसाइल लोड स्टील लेता है, बताए होंगे तब फिर फंसेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या था, स्ट्रेस डायग्राम। हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम एक बात जानते हैं। क्या बात जानते हैं बताइए, कि जो प्रतिबल होता है ना, वो विकृति के समानुपाती होता है। हुक के नियम से जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बता दीजिए। अब कह दीजिए नहीं जानेंगे, फिर पिटाएंगे। मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में भी पढ़े होंगे। जो प्रतिबल होता है वो विकृति के समानुपाती होता है, यानी कि जैसे जैसे विकृति बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिबल भी बढ़ेगा। सिंपल है, जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ेगा वैसे वैसे विकृति भी बढ़ेगा। लेकिन क्या यहाँ का कंक्रीट, मतलब नीचे का कंक्रीट कोई फोर्स ले रहा है? नहीं ले रहा है। क्या नीचे का कंक्रीट कोई फोर्स ले रहा है? नहीं ले रहा है। तब क्या करेंगे भाई, नीचे हम कुछ नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट किस पे फोर्स लगाते हैं, स्टील पे, क्योंकि टोटल टेंसाइल फोर्स को कौन लेता है? स्टील लेता है। तो टोटल हम देखिए, टोटल फोर्स कौन ले रहा है? स्टील। पूरा का पूरा फोर्स लगा दिए हम स्टील पे। और कितना स्ट्रेस आता है भाई, इसे डॉटेड कर देते हैं, ठीक है। कितना स्ट्रेस आता है, जिसे हम कहते हैं क्या, इस स्ट्रेस को कहते हैं सिग्मा ST, ठीक है, बाई M। अब कहेंगे बाई M क्यों लगा है? ठीक है,
यहाँ क्या हो जाएगा आपका सिग्मा सी बी, सिग्मा सी बी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सिग्मा सी बी समझ आ रहा है आपको? कंप्रेशन बल के कारण कंक्रीट में उत्पन्न नमन प्रतिबल, अनुगेय नमन प्रतिबल, इसका मतलब है हुआ सिग्मा एस टी क्या हो गया भाई? संपीड़न बल के कारण, मतलब टेंसाइल के कारण स्टील में उत्पन्न नमन, अनुगेय नमन प्रतिबल। ठीक है, लेकिन एम क्या आया? आप याद करिए एम, आप इक्विवेलेंट एरिया याद करिए, आप इक्विवेलेंट एरिया याद करिए। एम ए एस प्लस ए सी था कि नहीं था? एम ए एस प्लस ए सी। देखिए प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है, यही तो होता है। क्या होता है भाई? बल बटे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा भाई? बल बराबर प्रतिबल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। या फिर यहाँ से 9 करके हम यहीं से डायरेक्ट समझा दे रहे हैं कि भाई हम क्षेत्रफल में एम से गुणा किए थे। क्षेत्रफल में हम देखिए, हम सिंपल सा बताना चाहते हैं कि भाई जो प्रतिबल होता है वो विकृति का क्या होता है? समानुपाती होता है। हमें बताएं हुक्स लॉ का आता है। कौन सा लॉ का आता है भाई? हुक्स लॉ का आता है। लेकिन हुक्स लॉ कहता है कि ये तभी वैलिड है, हुक्स लॉ क्या कहता है कि ये वाला तभी वैलिड होगा जब सेक्शन होमोजीनियस होगा। क्या कहेगा? ये तभी वैलिड है, ये जो प्रतिबल होता है विकृति के समानुपाती होता है, ये तभी वैलिड है जब सेक्शन क्या है? होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब होता है समांगी। हम बताए थे अभी, मतलब कि एक ही मटेरियल से बना है। जैसे कि हम ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते थे तो बार बार एग्जाम्पल दे रहे थे। जैसे एक रोटी ले लीजिए, रोटी, अरे रोटी को तोड़िए, क्या दिखेगा आपको? आटा दिखेगा। क्या दिखेगा? आटा दिखेगा। अब आलू, तो वो क्या हो गया? होमोजीनियस, एक ही दिख रहा है, बस आटा दिख रहा है। आप आलू का पराठा तोड़िए, क्या दिखेगा? आटा दिखेगा, आलू दिखेगा, मिर्च दिखेगा, मसाला दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। वो क्या है? हेट्रोजीनियस है, अलग अलग मटेरियल है उसमें। ठीक है, तो होमोजीनियस बनाने के लिए हम क्षेत्रफल में क्या करते हैं? ए से गुणा करते हैं। स्टील के क्षेत्रफल में ए से गुणा करते हैं। क्या करते हैं भाई? स्टील के, यही तो बताए थे, प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अब देखेंगे जो प्रतिबल है ना, वो व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल के, व्युत्क्रमानुपाती है भाई क्षेत्रफल के। दिख रहा है ना आपको? तो क्षेत्रफल में एम क्षेत्रफल में स्टील की बात कर रहे हैं, स्टील के क्षेत्रफल में एम से गुणा किए थे, तब मेरा आया था कंक्रीट के सेक्शन के समतुल्य। तो इसके क्षेत्रफल है, तो प्रतिबल में क्या करेंगे? सिग्मा एस टी में क्या करेंगे? एम से भाग देंगे, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती। तो एम से भाग दे करके हम सेक्शन को क्या बना दिए? होमोजीनियस बना दिए। क्या बना दिए? होमोजीनियस बना दिए। तो यहाँ से आपको समझ आया प्रतिबल विकृति आरेख, है ना? यहाँ से आपको समझ आया होगा। और हाँ, प्रतिबल विकृति आरेख। एक क्या है भाई? जीरो। यहाँ क्या है? जीरो। न्यूट्रल एक्सिस पे क्या कोई प्रतिबल है? नहीं। क्या कोई विकृति है? नहीं। क्या टेंसाइल है? नहीं। क्या कंप्रेशन है? नहीं। लेकिन न्यूट्रल एक्सिस ऊपर जाते जाते कंप्रेशन फोर्स बढ़ रहा है कि नहीं? कंप्रेशन फोर्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जाते थे, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस से नीचे जाते फोर्स बढ़ नहीं रहा। वो टोटल फोर्स स्टील के सेंटर पर लग रहा है। टोटल फोर्स कहाँ लग रहा है मेरा लाल? स्टील के सेंटर पर लग रहा है। चीज़ें समझ आई, है ना? तो देखिए बड़ी आसान है, कुछ करना नहीं है आपको। तो जो हम बोल रहे हैं सारी चीज़ें जो नोट्स है, नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, सारी चीज़ें क्या है? नोट्स में लिखा हुआ है, डोंट वरी। अब हम पढ़ेंगे उदासीन अक्ष, न्यूट्रल एक्सिस। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई? न्यूट्रल एक्सिस पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस यानी उदासीन अक्ष, उदासीन अक्ष। देखिए क्या है वो उदासीन अक्ष क्या है? ये तो आपको पता है, बहुत अच्छे तरह से पता है।
है ना। जब किसी बीम पर लोड पड़ता है तो उस बीम के कारण उस लोड के कारण बीम का क्या होता है, बेंडिंग। बीम में क्या होता है, बेंडिंग होता है। उस बेंडिंग के कारण बीम में दो जोन उत्पन्न होते हैं जिसे हम कहते हैं कंप्रेशन जोन और टेंसाइल जोन। शुरू सुनिए, जब किसी बीम पर लोड आता है तो उस लोड के प्रभाव से बीम में दो जोन उत्पन्न होते हैं, टेंसाइल जोन और कंप्रेशन जोन। तथा उस टेंसाइल जोन और कंप्रेशन जोन के बीच में एक ऐसा पतला सरफेस होता है जिस पर न ही टेंशन होता है न ही कंप्रेशन होता है, मतलब न ही टेंशन फोर्स होगा न ही कंप्रेशन फोर्स होगा, न ही स्ट्रेस होगा न ही स्ट्रेन होगा, यानी न ही प्रतिबल होगा न ही विकृति होगा। उस पतले सरफेस को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूट्रल एक्सिस। उसे क्या कहते हैं भाई, न्यूट्रल एक्सिस। ये बात आप जानते हैं। फिर हम कह रहे हैं जब किसी बीम पर लोड पड़ता है तो उस लोड के प्रभाव में बीम टेंसाइल और कंप्रेशन जोन में डिवाइड हो जाता है तथा टेंसाइल और कंप्रेशन जोन के बीच में एक ऐसा एक्सिस होता है जिस पर तनन बल, संपीड़न बल तथा विकृति और प्रतिबल सब जीरो होते हैं। उसे कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। जो न्यूट्रल एक्सिस होता है वो दो तरह से होता है ना। न्यूट्रल एक्सिस कितने तरह से होता है भाई, उससे पहले हम पढ़ेंगे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्या पढ़ेंगे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस को हम NA से लिखेंगे। न्यूट्रल एक्सिस को हम किससे लिखेंगे भाई, NA से लिखेंगे, ठीक है। अब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, एक बार पानी पी लें फिर बताते हैं। क्या कह रहे थे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कुछ नहीं होता है, आसान सा है। दूसरा मार्कर उठा लिया यार। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, बीम के ऊपरी सिरे से उदासीन अक्ष तक की गहराई को, बीम के ऊपरी सिरा यही है ना, बीम के ऊपरी सिरे से उदासीन अक्ष तक के गहराई को हम क्या कहते हैं, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। बीम के ऊपरी सिरे से उदासीन अक्ष तक के गहराई को हम क्या कहते हैं, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसे हम एक्स से दिखाते हैं। इसे किसे दिखाते हैं, एक्स से, ठीक है। किसे दिखाते हैं भाई, एक्स से दिखाते हैं। बीम के ऊपरी सिरे से न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी को हम कहते हैं उदासीन अक्ष की गहराई। यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मेरा लाल, दो प्रकार का होता है। एक होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस को NA लिखते हैं। ऐसे हिंदी में बल शून्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बल, न्यूट्रल एक्सिस को हिंदी में कहते हैं बल शून्य रेखा। एक होता है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, एक होता है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक क्या होता है भाई, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होता है, एक होता है आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है उसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे भाई, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब देखिए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। जब बीम में उत्पन्न परमिसिबल स्ट्रेस, अरे जब बीम पे लोड आ रहा था तो लोड के कारण बीम बेंड हो रहा था। अब बेंड होगा तो क्या, सिग्मा CB सिग्मा ST मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा सर। तो वही हम कह रहे हैं, जब बीम में उत्पन्न परमिसिबल स्ट्रेसेस के आधार पर न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात किया जाता है तो उसे कहते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्या करा है, जब बीम में उत्पन्न वर्किंग स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेस, तीनों का मान एक ही होता, तीनों का मतलब एक ही होता है। जब बीम में उत्पन्न जब बीम में उत्पन्न परमिसिबल स्ट्रेसेस के आधार पर न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात किया जाता है तो उसे कहते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। किसके आधार पर, सिग्मा मेन सिग्मा CB है और क्या है, सिग्मा ST। यानी एजे में क्वेश्चन आता है कि सिग्मा CB और सिग्मा ST का मतलब स्ट्रेसेस के आधार पर ज्ञात किया गया न्यूट्रल किसे कहते हैं। आप क्या कहेंगे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्या कहेंगे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कहेंगे, ठीक है। अब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस चाहिए ना हमको, आखिर में डेप्थ ऑफ एक्स का मान कितना है, आखिर में x का मान है कितना, तो समझिएगा। ये हो जाएगा क्या आपका, ये हो जाएगा, छोटू सा बना रहे हैं, ठीक है। हम बना रहे हैं आपका स्ट्रेस डायग्राम। क्या बना रहे हैं भाई,
स्ट्रेन डायग्राम बना रहे हैं। देखिएगा ये छड़ के सेंटर तक ही जाना है, नीचे जो लेके जाएगा ना। ऑफलाइन कोचिंग में हम लोग चेक इसको बनाने के बाद नहीं, इसको ऐसे बनाते हैं और ऑफलाइन कोचिंग में चेक करते हैं तो कोई ध्यान नहीं देता है, सारा नीचे तक बनाए रहते हैं। ठीक है, ए क्या हो जाएगा भाई ईसी, ए क्या हो जाएगा ईसी हो जाएगा, ए हो जाएगा सिग्मा बना दे रहे हैं, ई एस हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा चलिए ए क्या है भाई एक्स है, ए क्या है एक्स है, टोटल क्या है, टोटल क्या है, टोटल है स्मॉल डी। देखिए यहाँ तक है या स्मॉल डी छड़ के सेंटर तक, तो बताइए ए वाला दूरी क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका डी माइनस एक्स, क्या हो जाएगा आपका डी माइनस एक्स। देखिए स्ट्रेसेस के आधार पे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई धरन के ऊपरी सिरे पर विकृति क्या होगा, तो लिखेंगे धरन के ऊपरी सिरे पर विकृति, धरन के ऊपरी सिरे पर विकृति किसके समानुपाती होगा, भाई न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के समानुपाती। हम जानते हैं ना कि संकल्पना मतलब होता है मान्यताएं, मतलब एजम्पशन याद करिए। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तथा नीचे विकृति न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के समानुपाती होता है। तो धरन के सबसे ऊपरी सिरे पर विकृति क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस से दूरी कितना है, एक्स के समानुपाती होगा कि नहीं होगा, किसके समानुपाती होगा भाई एक्स के। फिर धरन के सीधे ऐसा कह सकते हैं इस्पात में विकृति, क्योंकि निचला सिरा तो कोई मतलब है नहीं, डायरेक्ट इस्पात है ना, इस्पात में विकृति कितना किसके समानुपाती होगा, तो जो इस्पात में विकृति होगा वो इस्पात तक हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा डी माइनस एक्स। न्यूट्रल एक्सिस से लेकर इस्पात के सेंटर तक का दूरी कितना है आपका डी माइनस एक्स है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, विकृति धरन के ऊपरी सिरे पर विकृति क्या है ईसी अपान में क्या हो जाएगा इस्पात में विकृति ई एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई एक्स, समानुपाती को काट दिए हम डायरेक्ट, ये हो जाएगा आपका डी माइनस एक्स। यही तो होगा, यही होगा ना। ठीक है भाई, 1 में 2 से हम क्या करिए, 1 में 2 से भाग देते हैं। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम जानते हैं, एक बार हम पढ़ चुके हैं यंग मापांक इज इक्वल टू प्रतिबल अपान में विकृति। तो लिखेंगे फॉर कंक्रीट ईसी इक्वल टू क्या आ जाएगा सिग्मा सी बी, जबकि ए वाला फार्मूला आप लिखे थे सीधे भार पर प्रतिबलों का वितरण है, तो सिग्मा सी लिखे थे क्योंकि वो कंप्रेशन फोर्स आ रहा था, ठीक है, कंक्रीट पर, लेकिन ये बेंडिंग के कारण आ रहा है, ठीक है, अपान में ईसी। इसी तरह फॉर स्टील के लिए कितना हो जाएगा भाई, फॉर स्टील के लिए क्या हो जाएगा ई एस इक्वल टू सिग्मा एस टी अपान में, वहाँ आपका सिग्मा एस सी था, वहाँ कंप्रेशन फोर्स था, यहाँ स्टील में टेंसाइल फोर्स आ रहा था, टी आ गया, इक्वल टू सिग्मा, इसको समीकरण 3 मान लेंगे, इस अपान में ई एस, इसको रख दीजिए, पुट कर दीजिए, पुट इन थर्ड में दिख रहा है ना, हाँ 3 में क्या करिए आप पुट कर दीजिए, रखिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा सिग्मा सी बी अपान में ई सी, फिर क्या हो जाएगा सिग्मा एस टी अपान में ई एस इज इक्वल टू एक्स डी माइनस एक्स। देखिए तो क्या हो जाएगा सिग्मा सी बी अपान में ई सी इज इक्वल टू ई एस अपान में सिग्मा एस टी इज इक्वल टू एक्स डी माइनस एक्स। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। अब देखिएगा ई एस अपान में ई सी क्या कहते हैं बताइए, तो ई एस अपान में ई सी को क्या कहते हैं एम कहते हैं भाई, ई एस अपान में ई सी को क्या कहते हैं हम लोग एम कहते हैं, क्या कहते हैं एम कहते हैं। तो लिखेंगे सिग्मा सी बी इंटू एम अपान में सिग्मा एस टी इज इक्वल टू एक्स डी माइनस एक्स। ठीक है, चलिए इसका गुणा यहाँ करते हैं, तो क्या हो जाएगा एम सिग्मा सी बी डी, है ना, एम सिग्मा सी बी डी माइनस क्या हो जाएगा एम सिग्मा सी बी एक्स, हो जाएगा ना, माइनस इजिकल टू सिग्मा एस टी इंटू एक्स। तो इधर लाइए, तो एम सिग्मा सी बी डी इजिकल टू एम सिग्मा सी बी एक्स प्लस सिग्मा एस टी एक्स। अरे ये उधर गया तो प्लस हो गया, तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू सी, क्रिटिकल है ना, तो इसे c से दिखाते हैं, x c से क्या होता है m सिग्मा सी बी
डी अपान में, ये देखिए क्या बचा, यहाँ बचा आपका एम सिग्मा सी बी और सिग्मा एस टी, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले रही है, ठीक है, डायरेक्ट हम लिख दिए। तो एक आ गया आपका क्या, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का मान। क्या होता है भाई, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत देर तक काम देगा, इसको याद कर लेना। क्या है एम सिग्मा सी बी डी, क्या भाई, एम सिग्मा सी बी डी अपान में एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। एम सिग्मा सी बी डी क्या हो जाएगा, एम सिग्मा सी बी डी अपान में एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी, क्या हो जाएगा, सिग्मा एस टी, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अभी आ रहा था किसी का फ़ोन, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, ठीक है भाई। क्या देखेंगे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ये देखिए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, जब बीम में उत्पन्न स्ट्रेसेस के आधार पर, कौन सा स्ट्रेसेस, परमिसिबल स्ट्रेसेस, जब बीम में उत्पन्न परमिसिबल स्ट्रेसेस के आधार पर न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करते हैं तो उसे कहते हैं क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, अभी पढ़े हैं। और जब बीम में डाले गए रीइंफोर्समेंट के एरिया के आधार पर न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करते हैं तो उसे कहते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, है ना, जो हम क्या करेंगे, निकालेंगे। जब बीम में डाले गए छड़ के क्षेत्रफल के आधार पर न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। देखिएगा भाई, फिगर इसी को रहने देते हैं, फिगर किसको रहने देते हैं भाई, इसी को रहने देते हैं, ठीक है। देखिएगा क्या कर रहे हैं, जब बीम में डाले गए छड़ के क्षेत्रफल के आधार पर न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात करते हैं तो उसे कहते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। हम लिखेंगे न्यूट्रल एक्सिस के परितः, न्यूट्रल एक्सिस के परितः आघूर्ण लेने पर, आघूर्ण लेने पर, न्यूट्रल एक्सिस के परितः आघूर्ण लेने पर क्या होगा, देखिएगा क्षेत्रफल आघूर्ण लिख देंगे यहाँ पर, क्षेत्रफल आघूर्ण लेने पर इसका क्षेत्रफल देखिए तो क्या हो जाएगा भाई, इसका चौड़ाई b है ना, इसका चौड़ाई क्या है, b है, तो हो जाएगा b इंटू एक्स, ये तो एरिया मिला, और जबकि इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x बाई 2, होगा कि नहीं होगा। क्षेत्रफल आघूर्ण मतलब क्या, क्षेत्रफल इंटू लंबवत दूरी, होता है कि नहीं होता है, होता है सर। तो क्या हो गया आपका, क्षेत्रफल हो गया b और बीच इसका सेंटर क्या मिलेगा, इसका सेंटर क्या मिलेगा भाई, लंबवत दूरी मतलब x बाई 2 मिल जाएगा। तो b इंटू एक्स क्षेत्रफल हो गया, x बाई 2 लंबवत दूरी हो गया, इजिकल टू नीचे का क्या है भाई, नीचे क्या है, छड़ है, तो छड़ के क्षेत्रफल क्या है, AST है। लेकिन हम क्षेत्रफल आघूर्ण तभी लेते हैं जब हम मानते हैं कि मेरा सेक्शन क्या है, होमोजीनियस है। जब हम ये मानेंगे कि मेरा सेक्शन क्या है, होमोजीनियस है, तभी हम क्षेत्रफल आघूर्ण लेंगे। और होमोजीनियस सेक्शन बनाने का बहुत आसान तरीका है, छड़ के क्षेत्रफल में m से गुणा कर दीजिए, कंक्रीट के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि b इंटू एक्स कंक्रीट का क्षेत्रफल है, तो है ना। तो बी एक्स इंटू एक्स बाई 2, MAST क्या मिल गया, क्षेत्रफल मिल गया। और न्यूट्रल एक्सिस से छड़ के केंद्र तक का दूरी क्या है, d माइनस एक्स, है ना, d माइनस एक्स। तो टोटली क्या मिल जाएगा, BX स्क्वायर अपान में 2 इज इक्वल टू MAST d माइनस एक्स। यहाँ से एक द्विपद प्रमेय मिलेगा, द्विपद प्रमेय, ठीक है, प्रमेय। और श्रीधराचार्य फार्मूला से x a निकालेंगे, क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अपान में 2a। श्रीधराचार्य फार्मूला से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से XA यानी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। क्या निकाल लेंगे हम, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। बताइए समझ आया है, ये समझ आया कि नहीं आया, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। कुछ अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, सारा एजम्पशन से लेकर और कंसेप्ट से लेकर ही लिख रहे हैं। जैसे कि कहाँ बताएंगे, जैसे कि ES अपान में AC M होता है, AST में M से गुणा करते हैं तो होमोजीनियस हो जाता है, होता है कि नहीं होता है भाई, एकदम होता है सर, ठीक है। तो इसी आधार पर हम क्या किए हैं, सारा चीज़ निकालें। चलिए कल इस पर हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा।
और एक बात और, आप लोगों के पास किसी के पास बुक हो ना, तो बुक हो तो ज़रूर मेरे पास PDF भेज दीजिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है तो PDF भेज देंगे तो हम क्वेश्चन वहाँ से ले पाएंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन हम खुद बनाएंगे 2-4, ठीक है। हाँ चलिए, क्या निकालना है हमको, न्यूट्रल एक्सिस हो गया, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अरे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से पहले हमको पढ़ना है लीवर आर्म। क्या पढ़ना है? लीवर आर्म, यानी उत्तोलक भुजा। क्या पढ़ेंगे मेरे लाल? उत्तोलक भुजा। क्या पढ़ेंगे? उत्तोलक भुजा। तो उत्तोलक भुजा कुछ नहीं है, ये जो है ना ससुरा, ये एक क्रॉस सेक्शन है ना, एक क्रॉस सेक्शन बहुत आएगा बहुत बार बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ क्या मिलेगा? एक न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ क्या मिलेगा? एक न्यूट्रल एक्सिस। ये हो गया चौड़ाई, है ना। एक क्या आ जाएगा आपका? कंप्रेशन जोन। एक क्या आ जाएगा आपका? टेंसाइल जोन। एक क्या हो जाएगा आपका? टेंसाइल जोन, ठीक है। उसके बाद एक क्या हो जाएगा आपका? कुल गहराई। एक क्या हो जाएगा आपका? छड़ का क्षेत्रफल। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका? प्रभावी गहराई। क्या आ जाएगा? प्रभावी गहराई। एक क्या हो जाएगा? न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक क्या हो जाएगा भाई? D-X। वाह, सारा लिख दिया। हम स्ट्रेस डायग्राम बना रहे हैं, देखिएगा स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनता है भाई। ऊपर जाएंगे ऐसा मिला देंगे, लेकिन नीचे सारा का सारा लोड आपका आएगा छड़ के क्षेत्रफल पर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। X DX को हटाते हैं, इसका कोई काम वैसे है नहीं, ठीक है। टोटली किस पे आ जाएगा? छड़ के सेंटर पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? सिग्मा ST, या सिग्मा ST ना करके आप कह सकते हैं टेंशन। क्या है भाई? टेंशन, ठीक है। उसके बाद थोड़ा अल्प विकसित लग रहा है, ठीक है ना, दिख रहा। और इधर देखिए, ये तो छड़ के सेंटर पे था, तो सेंटर पे टेंशन फोर्स काम कर दिया। लेकिन इसका कहाँ मिलेगा भाई? इसका जो सेंटर मिलेगा, बताइएगा। ए वाला दूरी कितना है? ए वाला दूरी x है, ड्रिफ्ट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो कहाँ मिलेगा? कंप्रेशन फोर्स C कहाँ मिलेगा भाई? x/3 पर। अरे होता है कि नहीं, आधार से x/3 पर होता है, सेंटर मिलता है ना, यहाँ काम करेगा भाई। टेंसाइल फोर्स तो डायरेक्ट छड़ के सेंटर पर लग रहा है, तो इसका तो काम ही नहीं है, वो तो वहीं लगेगा। लेकिन जो कंप्रेशन फोर्स है ना, वो क्या हो रहा है? कंप्रेशन फोर्स 0 से लेके धीरे धीरे बढ़ रहा है, 0 से लेके धीरे धीरे बढ़ रहा है टॉप मोस्ट लेयर तक, ठीक है। लेकिन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं होगा जहाँ उसका रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा होगा। तो कहाँ मिलेगा भाई? इस ट्रायंगल का बाई 3 पर। तो ट्रायंगल कितना है आपका? x, तो मिल जाएगा आपका x/3 पर। कहाँ मिल जाएगा आपका? x/3 पर। ध्यान दीजिएगा, कहाँ मिल जाएगा आपका? x/3 पर। यहाँ से लेकर ए वाला दूरी क्या है आपका? D है। देखिए यहाँ तक की दूरी क्या है? D है। तो ए वाला दूरी क्या होगा? ए वाला दूरी, तो इसे कहेंगे D-, देखिए x/3 है ना वाला, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? D, उसमें से x/3 घटा देंगे तो हो जाएगा भाई D- x/3। इसे कहते हैं स्मॉल z, है ना, z है लेकिन छोटू सा बनाना है, ठीक है। कैपिटल वाला z लेकिन छोटू सा। ये क्या है भाई? स्मॉल z, यानी वही क्या है आपका? उत्तोलक भुजा। z क्या है? D-x/3। z क्या है भाई? D-x/3 है, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे। कैसे? ऐसे। कंप्रेशन बल यानी संपीड़न बल तथा तनन बल के बीच का लंबवत दूरी, या कंप्रेशन बल और तनन बल यानी संपीड़न बल और तनन बल के बीच का लंबवत दूरी क्या कहलाता है? लीवर आर्म कहलाता है। सिंपल सा है। या फिर ऐसा कर सकते हैं, कि कंप्रेशन जोन, देखिए एक हम कह रहे हैं, पहला डेफिनेशन कैसा कर रहे हैं, सारा आपको ना बुक में सारा लिखा है, ठीक है। पहला हम क्या कर रहे हैं? संपीड़न बल और तनन बल कह रहे हैं, संपीड़न बल और तनन बल के बीच की लंबवत दूरी। दूसरा ऐसा कहना है कि तनन बल का गुरुत्व केंद्र भाई यहीं लगेगा,
तथा संपीड़न बल का गुरुत्व केंद्र, दोनों का गुरुत्व केंद्र की बात कर रहे हैं, पिछली बार सिर्फ बल की बात किए थे। तो संपीड़न बल का गुरुत्व केंद्र तथा तनन बल के गुरुत्व केंद्र के बीच की लंबवत दूरी, संपीड़न बल का गुरुत्व केंद्र तथा तनन बल के गुरुत्व केंद्र के बीच की लंबवत दूरी क्या कहलाता है आपका, लीवर आर्म। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है भाई, उसके बाद क्या होता है, जेड इजिकल टू डी माइनस एक्स बाई 3 होता है। क्या होता है, डी माइनस एक्स बाई 3 होता है। ठीक है, अब इसी फिगर पे एक और हम एक और डेरिवेशन करेंगे जिसका नाम है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधी आघूर्ण, प्रतिरोधी आघूर्ण क्या हो जाएगा भाई, प्रतिरोधी आघूर्ण। अब देखिए नाम से नहीं लग रहा है, ये क्या है ना, सिंपल भाषा में समझिएगा, ये बीम का ना ताकत दिखाता है, ताकत ना लिखा, स्ट्रेंथ। ये क्या दिखाता है भाई, बीम कितना मजबूत है। भाई देखिएगा, जब बीम पे लोड आता है तो बीम करता क्या है, हम कह रहे हैं कि बीम पे लोड आता है तो बीम क्या करता है, हवन करता है, नहीं। जब बीम पे लोड आता है तो बीम क्या करता है, बेंड करता है, मतलब बेंड होना चाहता है। हाँ, जब बीम पर लोड आता है तो बीम क्या करना चाहता है, बेंड करना चाहता है। हमको धक्का दीजिए, आप हमको धक्का दीजिए, खड़े हैं सीना तान के खड़े हैं, कोई फर्क नहीं, आप हमको धक्का दीजिए, खड़े हैं, आप ऐसा धक्का दिए, हम ऐसा हो गए, यानी फेल कर गए। तो मेरी ताकत कब तक थी, जब तक हम खड़े थे। तो ये क्या दिखाता है, बीम का स्ट्रेंथ दिखाता है। जब बीम पर लोड आता है तो बीम क्या करता है, बेंड होता है। बीम क्या होता है, बेंड होता है। तो बेंड को रोकने के लिए बीम के अंदर एक रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। भाई बेंड ऐसा तो नहीं है बीम पे थोड़ा लोड लगाएंगे तो बेंड हो जाएगा, है ना। इस पे हाथ लगाए तो थोड़ा, इसको हम दबा रहे हैं तो क्या दब गया, नहीं दबा, क्यों, क्योंकि हम नीचे से भी रेजिस्टेंस लगाए। तो बीम पे थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो ऐसा थोड़ी वो बेंड हो जाएगा, नहीं। क्यों नहीं बेंड हुआ, क्योंकि उसके अंदर उस बेंडिंग का रेजिस्टेंस मिलता है। उस बेंडिंग को क्या करता है, कोई ना कोई रजिस्ट करता है, और उस रजिस्ट को ही क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोधी आघूर्ण। आघूर्ण का क्या करता है, प्रतिरोध करता है। आघूर्ण का क्या करता है भाई, प्रतिरोध करता है। ठीक है, तो क्या हो, तो प्रतिरोधी आघूर्ण को हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है नीचे लिख रहे हैं, क्योंकि लंबा डिफिनेशन फार्मूला जाता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट है ना, तो टेंशन फोर्स, टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स या कंप्रेशन फोर्स, टेंसाइल फोर्स या कंप्रेशन फोर्स इनटू लीवर आर्म, इनटू क्या हो जाएगा आपका, लीवर आर्म। क्या हो जाएगा, लीवर आर्म हो जाएगा, कैसे बढ़ा जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, भाई मोमेंट कैसे मिलता है, कपल हम कह देंगे। तो एक बल, देखिए यहाँ एक कपल मिल रहा है कि नहीं मिला, यहाँ ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, क्या मिला आपको, कंप्रेशन फोर्स, इधर से क्या मिला, टेंसाइल फोर्स, और बीच की लंबवत दूरी, मिला कि नहीं मिला भाई। यही दोनों बल क्या होते हैं भाई, दोनों बल मिल करके क्या बनाते हैं, कपल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक कपल बनाते हैं, बलयुग में बनाते हैं, और बलयुग में बना करके क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं, किसको, मोमेंट को। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम लिखेंगे फॉर कंक्रीट के लिए देखते हैं भाई, कंक्रीट के लिए, है ना। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम दिखाते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे दिखाते हैं भाई, MR से। कैसे दिखाते हैं, MR से। देखिए कंक्रीट के लिए क्या होगा भाई, MRC, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कंक्रीट। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंक्रीट के लिए हो जाएगा कंप्रेशन फोर्स, कंक्रीट के लिए क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबल फोर्स, कंप्रेसिबल एक ही है, इनटू लीवर आर्म,
भाई हम निकालते हैं ना बलयुग में निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, दोनों में से एक बल इंटू बीच की लंबवत दूरी। तो पहले हम कंप्रेशन फोर्स को ले रहे हैं, ठीक है। तो MRC क्या हो जाएगा, कंप्रेशन बल, बल बराबर प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। तो देखिए क्षेत्रफल कितना है B इंटू एक्स, अरे कंक्रीट का क्षेत्रफल कितना है B इंटू एक्स, तो हो जाएगा B इंटू एक्स। बल बराबर प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल, प्रतिबल क्या हो जाएगा 0 प्लस सिग्मा CB/2। कहेंगे कैसे हुआ, ठीक है देखिएगा हम कह रहे हैं कंप्रेसिबल फोर्स, बल बराबर क्या होता है प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो हमको मिल गया कंक्रीट का B और यहाँ तक की दूरी x है, तो B इंटू एक्स क्षेत्रफल। प्रतिबल देखिए यहाँ 0 प्रतिबल है और यहाँ का प्रतिबल क्या होता है बताइए, सिग्मा CB होता है कि नहीं होता, होता है सर। यहाँ का प्रतिबल क्या होता है भाई सिग्मा CB, तो 0 प्लस सिग्मा C लगातार बदल रहा है, रेखीय है, तो इन दोनों का क्या ले लिए हम एवरेज ले लिए, 0 प्लस सिग्मा CB/2। एक क्या हो गया फोर्स हो गया, लीवर आर्म में क्या है D माइनस x/3, जिसे कंबाइंड रूप से क्या कहेंगे MRC इक्वल टू BX सिग्मा CB/2 D माइनस x/3। बताइए कोई दिक्कत है, दिख रहा है ना, ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं है, सारी चीज़ें समझ आ रही। चलिए अब इसी तरह लिखेंगे फॉर स्टील, भाई दोनों में से एक बल लेना है, दोनों बल को बारी बारी ले रहा है, तो क्या हो जाएगा MRT, टेंसाइल वाले के लिए लिख लिया T, तो क्या होगा भाई टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म, टेंसाइल फोर्स MRT इजकल टू टेंसाइल फोर्स बल बराबर प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल। तो प्रतिबल क्या है सिग्मा ST, प्रतिबल क्या है भाई सिग्मा ST, उसके बाद क्षेत्रफल क्या है AST सिग्मा ST इंटू लीवर आर्म में क्या है D माइनस x/3। क्या है भाई समझ आया, D माइनस x/3। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से बहुत चीज़ें आसान है, ठीक है, यहाँ से क्या है बहुत चीज़ें आसान है। अब मतलब समझिएगा आपका लगभग ख़त्म ही हो गया चैप्टर, अब न्यूमेरिकल बाकी भी नहीं, अभी हम पढ़ाएंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मान कर चलिए एक तरह से आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म है, क्योंकि मेन जो था यदि हम मोमेंट और रेजिस्टेंस निकाल दिए तो समझिए ये हो गया, ठीक है। तो टेंसाइल बल बराबर प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल और D माइनस x/3। अब कोई ए नहीं कह देगा कि सर M से क्यों नहीं गुणा किया, क्योंकि इसमें होमोजीनियस का कोई चक्कर नहीं है। अरे ए जितना फोर्स दे रहा है इसका अलग निकालिए, फोर्स इंटू लीवर आर्म, ए जितना फोर्स दे रहा है वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिए थे, सॉरी वो क्षेत्रफल आघूर्ण होमोजीनियस का ही लिया था, जिसका आघूर्ण जो मतलब जिसका जहाँ ज़रूरत है होमोजीनियस का, वहाँ हम M से गुणा करते हैं, बाकी ऐसे निपटा देते हैं इसको, ठीक है। तो ए क्या रहा भाई मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब आता है आपका टाइप ऑफ कंक्रीट सेक्शन। क्या आता है भाई टाइप ऑफ कंक्रीट सेक्शन, यही टांग दें, यहाँ कुछ क्या पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंक्रीट सेक्शन। क्या पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंक्रीट सेक्शन, ठीक है। सबसे ये 3 तरह का होता है ना। पहला होता है आपका अंडर रेनफोर्स कंक्रीट बीम, अंडर रेनफोर्समेंट कंक्रीट छोड़ रहे हैं, लिखी तरह अंडर रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम। दूसरा होता है आपका ओवर रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम, ओवर रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम। तीसरा होता है बैलेंस्ड बीम, बैलेंस सेक्शन कह सकते हैं, ठीक है, बैलेंस बीम कर दीजिए, कोई फर्क नहीं है। अब देखिएगा, देखिए नाम में देखिए अंडर रिइंफोर्समेंट ये क्या होता है, हम देखते हैं कि छड़ में कितना बीम में कितना छड़ डाला गया है, ज़रूरत कितना है और डाला कितना है, इसी के आधार पर हम देखते हैं कि रेनफोर्समेंट मतलब कि कंक्रीट सेक्शन कितने तरह का होता है। देखिए अंडर रेनफोर्समेंट, जैसे कि आप वेइंग मशीन पे जाकर अपना वेट तोलेंगे तो कहेंगे तुम अंडर वेट हो
या 18 साल के जो नहीं हुए रहेंगे, अंडर एज होगी, मतलब कि कम, जितना चाहिए, जितना हमको रिक्वायरमेंट चाहिए उससे क्या है भाई, कम है, अंडर वेट, ठीक है। यानी अंडर रेनफोर्समेंट मतलब जितना हमको रेनफोर्समेंट चाहिए उससे कम है, हमको बीम में जितना रेनफोर्समेंट चाहिए उससे कम है, हमको छत में जितना छड़ चाहिए उससे कम छड़ डाला गया है, उस सेक्शन को कहेंगे अंडर रेनफोर्समेंट। तो पता कैसे करेंगे, देखिएगा छड़ वाला कैसे निकलता है, छड़ के आधार पर जो न्यूट्रल एक्सिस निकलता है उसे क्या कहते हैं, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। जब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कम है, कंडीशन देख लीजिए, जब एक्चुअल, भाई छड़ के आधार पे जो न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं उसे कहते हैं हम क्या, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। छड़ के आधार पे जो न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। जो छड़ के आधार पे न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। छड़ कम तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कम, भाई छड़ ज़्यादा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बढ़ता जाएगा, बढ़ता मतलब और नीचे खिसक जाएगा। तो यदि एक्स से कम है तो उसे कहेंगे अंडर रेनफोर्समेंट। अब बताइएगा, जितना स्ट्रक्चर में छड़ चाहिए था उससे कम छड़ डाला गया है, तो फेल किस में होगा, छड़ में फेल हो जाएगा भाई, जितना छड़ चाहिए उससे कम छड़ डाला गया है तब छड़ में फेल हो जाएगा। तो जो इसका MRT होगा ना, AST सिग्मा ST D-x/3, जो इसका MRT होगा वही बीम का स्ट्रेंथ होगा। जैसे समझिएगा, ये मेरा हाथ का स्ट्रेंथ क्या है, दायां वाला हाथ क्या है, कंक्रीट वाला क्या है, कंक्रीट। बायां वाला क्या है भाई, स्टील का। ये मेरा कंक्रीट का स्ट्रेंथ, ये स्टील का स्ट्रेंथ। दायां वाला कंक्रीट का स्ट्रेंथ, ये स्टील का स्ट्रेंथ। इस पे 10 किलो लोड डाले, इस पे 10 किलो डाले, इस पे भी 10 किलो डाले, ले लिया। इस पे 20 किलो डाले, इस पे भी 20 किलो डाले, ले लिया। लेकिन इस पे 25 किलो डाले, ले लिया। लेकिन ये 25 किलो पे फेल हो गया, स्टील वाला है, ये 25 किलो पे क्या हो गया, फेल हो गया। तो कोई हमसे पूछेगा कि भाई तुम्हारे हाथ का सामर्थ्य कितना है, तो कहेंगे भाई 25 किलो पे तो फेल हो जाता है। ये तो 25 किलो पे मजदूर का हाथ है, 25 किलो पे टिका रहता है, लेकिन 25 किलो पे फेल हो जाता है। तो कहेंगे मेरे हाथ का सामर्थ्य 25 किलो है, तो जिसमें फेल होगा वही तो बीम का सामर्थ्य होगा। तो यहाँ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या है, कम है, यानी अंडर रेनफोर्समेंट, यानी उसमें छड़ कम तो छड़ फेल किस में होगा, छड़ ही फेल होगा। तो छड़ वाला यानी टेंसाइल वाला, देखिए टेंसाइल वाला जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा वही बीम का स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि उसी में फेल हो जाएगा, उसी में क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओवर रेनफोर्समेंट आपको पता गया। ओवर है, जितना हमको रेनफोर्समेंट चाहिए उससे अधिक रेनफोर्समेंट है, यानी जब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का मान क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से अधिक हो जाए। भाई ओवर जितना छड़ चाहिए उससे अधिक छड़ है ना, ओवर रेनफोर्स मतलब जितना छड़ चाहिए उससे अधिक छड़ हो गया, तो एक्स से अधिक हो गया। अब बताइए, जितना छड़ चाहिए उससे अधिक ही छड़ डाल दिए हैं, तो क्या ये छड़ में फेल होगा? नहीं। छड़ में फेल होने का मतलब क्या है, कभी टेंशन में फेल होगा? नहीं, टेंशन में तो मजबूत है, क्योंकि जितना छड़ चाहिए उससे अधिक छड़ घुसाए हुए हैं उसमें। तो फेल किस में होगा? ये कंक्रीट में फेल होगा, यानी कंप्रेशन में फेल होगा। तो जो कंप्रेशन का सामर्थ्य होगा ना, MRC BX सिग्मा CV/2 D माइनस, जो कंप्रेशन का सामर्थ्य होगा या कंक्रीट का सामर्थ्य होगा वही बीम का स्ट्रेंथ होगा। समझ रहे हैं ना? आसान है कि नहीं है? बहुत आसान है सर। बैलेंस नाम से ही लग रहा है। बैलेंस में क्या होता है भाई, जब XA क्या होता है, XC के बराबर हो जाए, यानी जब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के बराबर हो जाए, यानी जितना हमको रेनफोर्समेंट चाहिए उतना ही दिए हैं, जितना हमको चाहिए उतना ही रेनफोर्स दिए हैं। बैलेंस है तो किसी में फेल हो सकता है, यानी इसमें आप MRC ये वाला भी निकाल सकते हैं, या फिर लिख ही दें, जगह तो है लिख सकते हैं। MRC क्या होगा भाई, इसमें MRC BX सिग्मा CV/2 इंटू जेड लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। MRT क्या होता है, AST सिग्मा ST इंटू जेड। इन दोनों निकाल लीजिए, दोनों का मान बराबर आएगा, दोनों का मान बराबर आएगा। तो बैलेंस सेक्शन हो गया तो किसी एक को निकालेंगे, क्योंकि दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हम लिख सकते हैं, इसको याद रखिएगा कि फॉर बैलेंस सेक्शन MRC MRT का क्या होता है, बराबर होता है।
फॉर बैलेंस सेक्शन MRT क्या होता है, MRC के बराबर होता है। XA क्या होता है, XC के बराबर होता है। आसान है ना, आसानी समझ आया, ठीक है। चलिए यहाँ आपका कंप्लीट होता है, लेकिन आप इंजीनियर हैं, आप क्या हैं भाई, इंजीनियर हैं। आप 2-4 बात फालतू जानिए चलेगा, लेकिन कम नहीं। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम बताते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले आएगा न्यूट्रल एक्सिस कोफिशिएंट, उदासीन अक्ष गुणांक। क्या आएगा, उदासीन अक्ष गुणांक, उदासीन अक्ष गुणांक है ना। क्या आएगा भाई, उदासीन अक्ष गुणांक। अब उदासीन अक्ष गुणांक क्या है, उदासीन अक्ष तथा प्रभावी गहराई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उदासीन अक्ष गुणांक। उदासीन अक्ष तथा प्रभावी गहराई के अनुपात को क्या कहते हैं, उदासीन अक्ष गुणांक, यानी x = x1d कह सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान। फिर आता उत्तोलक भुजा गुणांक, उत्तोलक भुजा गुणांक, उत्तोलक भुजा गुणांक। तो उत्तोलक भुजा गुणांक क्या होता है भाई, उत्तोलक भुजा तथा प्रभावी गहराई के अनुपात को उत्तोलक भुजा गुणांक कहते हैं। Z1 से दिखाते हैं, इसको x1 से, इसको Z1 से। तो Z1 = क्या हो जाएगा यहाँ पर, नहीं, Z = क्या हो जाएगा, Z1d। बताइए कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। अब क्या निकालने के, प्रतिरोधी आघूर्ण गुणांक, प्रतिरोधी आघूर्ण गुणांक। क्या निकालेंगे, प्रतिरोधी आघूर्ण गुणांक। ठीक है, अब देखिएगा प्रतिरोधी आघूर्ण गुणांक भाई MRC का निकालते हैं। MRC Bx सिग्मा CB/2 इंटू Z कह देंगे, इंटू क्या कह देंगे, Z कह देंगे। ठीक है, B की जगह हम B रखिए, x की जगह हम क्या रख सकते हैं, x1d सिग्मा CB/2 इंटू Z की जगह क्या रखेंगे, Z1d। तो देखिएगा यहाँ से, देखिएगा क्या हो जाएगा, 1/2, देखिएगा 1/2 को बाहर निकाल रहे हैं, सिग्मा CB इंटू x1 Z1 इंटू क्या होता है, BD²। देखिए एक D यहाँ है, एक D यहाँ है और एक B यहाँ। ठीक है, देखिए एक B 1 2 2D, इस D का स्क्वायर करते। अब जो बाकी बचा देखिए x1 Z1 सिग्मा CB सिग्मा BD 1/2 और इसको हम कहते हैं Q। क्या कहते हैं भाई, Q, यानी MRC = क्या QBD²। क्या हो जाएगा, QBD²। और यही Q है जो वो क्या है, प्रतिरोधी आघूर्ण गुणांक। यही Q क्या है, प्रतिरोधी आघूर्ण गुणांक। यही Q क्या है मेरे लाल, प्रतिरोधी आघूर्ण गुणांक है। ठीक है, अब इस Q का जो वैल्यू होता है, इस Q का क्या होता है, वैल्यू होता है। लेकिन हम सोच रहे हैं वैल्यू सैल्यू छोड़ते हैं, न्यूमेरिकल में हम बता देंगे वैल्यू। ठीक है, डोंट वरी, न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे, बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं, आशा नहीं हम करते, हमको पूर्ण विश्वास है जो बच्चा मेरे पास आ गया वो पढ़ने में ब्रिलियंट है, वो बच्चा ही मेरे पास रुकता है जो अच्छा रहता है। बाकी जो फर्जी बच्चे होते हैं वो मेरे यहाँ टिकते ही नहीं, वो भाग जाते हैं। क्योंकि जो फर्जी बच्चे होते हैं वो चाहते हैं सर आप वो चीज़ पढ़ा दीजिए जो डिट्टो एकदम एग्ज़ाम में आता हो, आप बस वही पढ़ाइए जो एग्ज़ाम में आता हो। हम क्या है, हम कंसेप्ट देते हैं, मेहनत करते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे धोखा ना दें। हम एक बार आप पढ़ें तो बच्चे कहें हाँ हमने RCC पढ़ा है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, चीज़ें बहुत आसानी से चल रही है, स्मूथली चल रही है, समझ आएगा आपको। और जाते जाते बस थोड़ा लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है तो मेरी मेहनत देखिए, मेरी ईमानदारी देखिए और थोड़ा सा खिसकाइए इसको आगे, अपने दोस्तों तक बताइए। क्वालिटी में एजुकेशन चाहते हैं तो आएँ, है ना। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम लोगों के अंदर एनर्जी तभी आता है जब व्यूज आए। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हम लोग कमा लेते हैं उससे, ऐसा नहीं,
थोड़ा व्यूज आए, थोड़ा लाइक जाए, अच्छा कमेंट आए, सब्सक्राइबर बढ़ें, तब हम लोगों के अंदर एनर्जी आती है। आपसे वादा करते हैं क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होगी, इसी तरह की क्वालिटी मिलेगी। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक।